हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पा। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लब। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसका ये पार्ट 3 है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लब को ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा निकलने का कारण। तो परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा क्यों निकलती है, इसका कारण पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। तो परमाणु विस्फोट में द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसके कारण अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देते हैं न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में। तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में यह प्रोसेस द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया। तो सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन का संलयन। तो हाइड्रोजन के संलयन के थ्रू सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और हाइड्रोजन का संलयन जो होता है ये किसके थ्रू होता है, न्यूक्लियर फिजन के थ्रू होता है, नाभिकीय संलयन के थ्रू। और इस अभिक्रिया में दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इसकी इक्वेशन होती है इस तरह से। इसका रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन के दो प्रोटियम लेंगे जिसका मास 1 होगा, जिसका मास 2 होगा। ओके, जिसका मास 2 होगा। तो दो प्रोटियम लेंगे जिसका मास 2 होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये ड्यूटेरियम का निर्माण करेगी जिसका मास 4 है। और इसके साथ हमें 1 न्यूट्रॉन मिलेगा और प्लस 22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से आइंस्टाइन की खोज क्या है। तो आइंस्टाइन की खोज पूछी है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश विद्युत एवं सापेक्ष सिद्धांत। प्रकाश विद्युत एवं सापेक्ष सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। तो इन्होंने एनर्जी को मास से रिलेट किया था। इसकी इक्वेशन होती है E = mc²। E = mc²। यहाँ पे E एनर्जी है और m जो है, m मास है, द्रव्यमान, और c स्पीड ऑफ लाइट है, ये लाइट की स्पीड है। ओके, तो इस इक्वेशन के थ्रू हम मास को एनर्जी में तथा एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी सिद्धांत पर परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खगोलीय दूरी का मात्रक। तो खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है, ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष। तो खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। और प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष इजिकल्स टू क्या होता है, तो ये होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। और यदि हम इसके अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है, ये प्रकाश की वेवलेंथ को मेजर करने में किया जाता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मेजर करने के लिए। तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर। ओके, और ये किलोमीटर तो किलोमीटर किसके लिए किया जाता है, दूरी को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 1000 मीटर। और थर्ड ऑप्शन है हमारा समुद्री मील, जिसे नॉट भी कहते हैं। तो 1 नॉट इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, तो 1 नॉट इजिकल्स टू होता है 1.852 किलोमीटर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, जिस मंदाकिनी में सौर मंडल है उसका नाम। तो सौर मंडल कौन से मंदाकिनी में है, इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आकाश गंगा, जिसे मिल्की वे कहते हैं। ओके, और ये आकाश गंगा जो होता है, इसका डायामीटर होता है, डायामीटर मतलब कि व्यास। तो इसका व्यास क्या होएगा, 10⁵ लाइट ईयर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय। तो सूर्य के अलावा निकटतम तारा कौन सा है, तो ये है अल्फा सेंटरी। ओके, अल्फा सेंटरी। और ये अल्फा सेंटरी है क्या, तो ये तारों का एक समूह है
ये तारों का एक समूह है जिसमें 3 तारे आते हैं, अल्फा सेंटरी ए, अल्फा सेंटरी बी और प्रोक्सिमा सेंटरी। तो ये जो प्रोक्सिमा सेंटरी है उसकी दूरी होती है पृथ्वी से 4.2 लाइट ईयर। तो इसकी दूरी पृथ्वी से कितनी है? 4.2 लाइट ईयर है। तो इसका यही मतलब है कि इसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 4.2 लाइट ईयर लगेगा। ओके, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.2 लाइट ईयर। यहाँ पर लाइट ईयर आएगा। ओके गाइज, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल में नहीं है? तो सौर मंडल में कौन नहीं होता है? तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, निहारिकाएं। निहारिकाएं सौर मंडल में नहीं है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ये ग्रह, ये तीनों सौर मंडल में होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से ग्रहों के उपग्रह उनकी परिक्रमा नहीं करते? कौन से ग्रह से जिसकी परिक्रमा नहीं की जाती? तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध एवं शुक्र। तो बुध एवं शुक्र जो होते हैं इसकी परिक्रमा नहीं करते हैं क्योंकि इसका कोई उपग्रह नहीं होता। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देने का कारण। तो एक ही पार्ट हमें क्यों दिखाई देता है चंद्रमा का, ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अथवा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर होना। तो चंद्रमा जितना अपने अक्ष पर घूमेगा उतना ही उसके पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा की अवधि होगी। तो जितना अपने अक्ष पर घूमेगा उतना ही पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। इसके कारण हमें जो अगला पार्श्व जो होगा वो दिखाई नहीं देगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे या स्लीपर्स क्यों बिछाए जाते हैं? जिससे तो रेल पटरियाँ जो होती है इनके नीचे स्लीपर्स क्यों बिछाए जाते हैं, ये लकड़ी के पटरे क्यों बिछाए जाते हैं, ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब घटा सके। तो दाब को घटाने के लिए स्लीपर्स का यूज़ किया जाता है। और दाब को घटाने के लिए स्लीपर्स का यूज़ क्यों किया जाता है? तो ये रेल पटरियाँ होती है, रेल पटरियाँ पर इस तरह से लकड़ी के पटरे बिछाए जाते हैं। तो इस तरह से लकड़ी के पटरे बिछाए जाते हैं जिसके कारण अगर इस पर ट्रेन चलती है तो इस पर कोई दाब ना पड़े, क्योंकि दाब पड़ेगा तो ये मतलब कि जो ये रेल की पटरियाँ होएगी वो नीचे ऊपर हो जाएगी। तो अगर नीचे हो जाएगी तो जब इस पर रेल चलेगी तो उसका बैलेंस नहीं बन पाएगा, इसलिए रेल की पटरियों पर स्लीपर्स बिछाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण। तो समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन से उपकरण का यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनार। तो सोनार का यूज़ समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी उपग्रह को पृथ्वी से बहुत ही परिशुद्ध रूप से। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव की सहायता से पथांकित किया जा सकता है। तो इसमें प्रकाश का डॉपलर इफेक्ट लगेगा। तो प्रकाश का जो डॉपलर इफेक्ट होता है वो प्रकाश स्रोत व दर्शक के बीच अपेक्षित वेग पर निर्भर करता है, मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी पर निर्भर करेगा। ओके, और जो प्रकाश का डॉपलर इफेक्ट होता है उसे हम सुदूर तारे और गैलेक्सी के सापेक्ष वेग को या उनकी गति की दिशा को भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई बच्चा एक गेंद को ऊपर उछालता है और गेंद उसके पास वापस 4 सेकंड पश्चात लौट आती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ गेंद के वेग समय अनुरेख को व्यक्त करता है? तो यहाँ पर वेग समय अनुरेख को दर्शाना है गेंद के लिए। ओके, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जैसे कि हमें इस ग्राफ में दिख रहा है, गेंद सबसे पहले 2 सेकंड में ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद नीचे आना स्टार्ट करेगी। 2 सेकंड के बाद नीचे आना स्टार्ट करेगी तो 4 सेकंड हो जाएंगे पूरे इसमें। तो इसमें जो हाइट है दोनों के लिए ही हाइट कांस्टेंट है। ओके, मतलब हाइट सेम है। जब गेंद ऊपर जा रही है या गेंद नीचे आ रही है तो हाइट एक जैसी है, तो इसमें ग्रेविटी भी कांस्टेंट होगा।
और वेग भी समान होगा दोनों ही दिशा में, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित धातुओं का उनके घनत्व के बढ़ते क्रम की व्यवस्था। तो इनके बढ़ते क्रम की व्यवस्था करनी है घनत्व के अनुसार। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 3 2 1। तो 4 नंबर पे सीसा है, तो सबसे कम घनत्व किसका होगा? शीशे का होगा। ओके, सबसे कम घनत्व शीशे का होगा। फिर उससे ज़्यादा तांबे का घनत्व होगा। फिर तांबे से ज़्यादा किसका होगा? यहाँ पर 2 नंबर पे स्वर्ण है, सोने का होगा। और सोने से भी ज़्यादा फिर किसका होगा? ये प्लेटिनम का होगा। ओके, तो इस तरफ से बढ़ते क्रम में इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव उस समय नहीं सुनाई पड़ता जबकि। तो हमें ध्वनि में डॉपलर प्रभाव कब सुनाई नहीं पड़ता ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक व स्रोत की सीधी रेखा के लंबवत गमन करता हो। जब स्रोत और प्रेक्षक दोनों ही एक लंबवत दिशा में गमन कर रहे हो तो हमें ध्वनि का डॉपलर इफेक्ट नहीं सुनाई पड़ेगा। ओके, जैसे कि ये सोर्स है कोई और इसी की लंबवत दिशा में कोई ये मतलब कि व्यक्ति है या पर्सन है, तो हमें ध्वनि का डॉपलर इफेक्ट सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ध्वनि के डॉपलर इफेक्ट की अकॉर्डिंग जो आई होता है, आई इंटेंसिटी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी के। ओके, आई प्रोपोर्शनल टू 1/d होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी के। तो यहाँ पर ध्वनि जो है, ध्वनि जो दूरी है, यहाँ पर दूरी बढ़ नहीं रही, मतलब कि ये जो ध्वनि स्रोत से दूर नहीं जा रही या पास नहीं आ रही, इसके कारण इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंटेंसिटी का। ओके, तो इस प्रकार से हमें डॉपलर का इफेक्ट यहाँ पर सुनाई नहीं पड़ता है जब स्रोत प्रेक्षक व स्रोत की सीधी रेखा के लंबवत गमन करता हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न तरंग दैर्ध्य निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों का विचार कीजिए। तो इसमें चुंबकीय तरंगों का आरोही क्रम में तरंग दैर्ध्य का विन्यास है। तो आरोही क्रम में लगाना है इन तरंग दैर्ध्य को, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 1 2 4। तो 3 नंबर पे क्या है? एक्सरे। तो एक्सरे मतलब कि एक्सरे की सबसे कम वेवलेंथ होती है तरंग दैर्ध्य, मतलब कि तरंग दैर्ध्य के अनुसार लगाना है। तो एक्सरे की सबसे कम वेवलेंथ होगी, इसकी वेवलेंथ की रेंज होगी 10⁸ टू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, एक्सरे की इतनी होगी। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे क्या है? परावैंगनी। परावैंगनी किरणें जो होती है, जिसको यूवी रेज कहते हैं या अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है? 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻7 मीटर। ओके, और आगे है सूक्ष्म तरंग या माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव की क्या होगी? माइक्रोवेव की तो इसकी तरंग दैर्ध्य की रेंज होगी 10⁻³ टू 1 मीटर। ओके, 10⁻³ टू 1 मीटर। और आगे सबसे मतलब कि सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो सबसे ज़्यादा रेडियो तरंगों की होगी। रेडियो तरंग, तो रेडियो तरंगों की वेवलेंथ कितनी होगी? 1 से 10⁻⁴ मीटर। ओके, रेडियो तरंगों की कितनी होगी? 1 से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ दिए गए चित्र में एक कार की गति का वेग समय ग्राफ प्रस्तुत है। बिंदु बी पर कार में ब्रेक लगाया जाता है तथा कार के विराम तक आने में इसकी दूरी बतानी है। तो यहाँ पे बिंदु बी है, ये बिंदु बी है, यहाँ पर ब्रेक लगाया जाता है तथा बी से सी तक इसने कितनी दूरी तय की है ये बताना है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ये कैसे हुआ?
तो ये दूरी क्या होती है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू में टाइम होता है। ओके, और यहाँ पे स्पीड 2 दे रखी है, 20 और 10, तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 20 माइनस 10, इनका डिफरेंस हो जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी 10 और समय क्या दे रखा है हमें, समय यहाँ पर 5 दे रखा है, तो 10, तो हम इस इक्वेशन में रख देंगे इसको, तो 10 इंटू में 5 क्या हो जाएगा, 50 मीटर। ओके, तो 50 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक प्रोटॉन m एक इलेक्ट्रॉन किसी धनावेशित प्लेट से समान दूरी पर अवस्थित हो तब, तो समान दूरी पर अवस्थित हो तब ये मतलब कि कैसे रिएक्ट करेगा, इन्होंने ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन प्लेट की और 2000 गुना गति से चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट में रखे गए हैं, तो माइनस प्लस तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अलग अलग पोलैरिटी है इसकी, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन प्लेट की ओर ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गति ज़्यादा होगी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में क्या यूज़ किया जाता है, इन्होंने ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। तो भारी मशीनों में किसी ऑयल के साथ या वाटर के साथ ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, और ये यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि भारी मशीनों में घर्षण कम हो और मशीन जो है स्मूथली वर्क करे, सही से वर्क करे, इसलिए ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑटो वाहनों में द्रव चालित हाइड्रोलिक ब्रेक। तो हाइड्रोलिक ब्रेक ऑटो वाहनों में क्यों लगाया जाता है, किसके सिद्धांत पर लगाया जाता है, ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं ये। ओके, पास्कल सिद्धांत, तो ब्लेज पास्कल ने एक सिद्धांत दिया था, तो इस ब्लेज पास्कल के अनुसार जो पी प्रेशर है इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है ये, पी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में ए होता है, तो एफ अपॉन में ए होता है। तो जब ग्रेविटी नेग्लिजिबल होगी, गुरुत्वाकर्षण जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, मतलब कि नगण्य होगा, तो यह स्टेबल कंडीशन में तरल के प्रत्येक बिंदु पर एक समान बढ़ता है। जब हम किसी एक बिंदु पर बल लगाएंगे तो समान बल ही लगेगा सारी जगह स्टेबल कंडीशन में, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ओके, तो इसी सिद्धांत पर ऑटो वाहनों में द्रव चलित ब्रेक कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट सेकंड में कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि 9 नंबर क्वेश्चन का रीज़न बताए, तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ ताकि डाउट क्लियर हो जाए। ओके, तो क्वेश्चन था, विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस की कुछ मात्रा इसलिए भरी जाती है जिससे, तो नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस की मात्रा क्यों भरी जाती है ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन था ऑप्शन बी, तंतु का वाष्पन न हो जाए। तो तंतु के वाष्पन को रोकने के लिए नाइट्रोजन या ऑक्सीजन गैस भरी जाती है, और तंतु का वाष्पन न हो जाए, अगर तंतु का वाष्पन हो गया तो इसमें O2 की मात्रा आ जाएगी। O2 की मात्रा के कारण जो वायर होगी, बल्ब में जो वायर होती है टंगस्टन की, उसमें स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी। स्पार्किंग प्रोड्यूस होने के कारण तार जल जाएगी और हमारा जो बल्ब होगा वो जल नहीं पाएगा। इसीलिए इसमें O2 को रिमूव करने के लिए नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस की मात्रा भरी जाती है, और ये जो नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस होती है किसी गैस के साथ क्रिया नहीं करती, और ये ऊष्मा की कुचालक होती है, ताकि इसमें ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा ना आ पाए, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगेगा, इसलिए नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस की मात्रा भरी जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।